integrate it, add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। मैं लोकेश मोटवानी आपका स्वागत करता हूं। अपन आरसीसी डिजाइन देख रहे थे। आरसीसी डिजाइन में अपन ने सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, डबली रीइंफोर्स्ड बीम दोनों देखी थी। ठीक है, आज अपना जो लेक्चर रहेगा वो खास सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे अपन? फ्लैंज्ड बीम की। ठीक है, अब फ्लैंज्ड बीम क्या है भैया? नया भाई है तो बीम ही रहेगी। अब बीम कौन सी होती है? सिंपली सपोर्टेड होती है, कंटिन्यूअस होती है, ठीक है, फिक्स्ड बीम होती है। ये तो बीम के टाइप्स देखे थे अपन ने। ठीक है बेटा, ये नया कौन सा नया चीज आ गई? फ्लैंज्ड बीम। ठीक है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, देखो फ्लैंज्ड बीम कोई नई बीम नहीं है। ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूं, मान लो अगर ये एक टी सेक्शन है। अभी तक अपन ने कौन सा सेक्शन देखा था? रेक्टेंगुलर सेक्शन देखा था। ठीक है, अपन ने रेक्टेंगुलर ही सिंगली रीइंफोर्स्ड भी डिजाइन की थी, रेक्टेंगुलर ही क्या डिजाइन किया था? डबली रीइंफोर्स्ड। ठीक है, अब रेक्टेंगल ना होके अगर टी बीम है, मान लो टी सेक्शन में, ठीक है, तो मैं इसको टी बीम बोलूंगा या टी सेक्शन बोलूंगा। ठीक है, और अगर मान लो यहां पर रीइंफोर्समेंट लगा दूं इधर, ठीक है, तो ये कौन सी बीम बन जाएगी? सिंगली रीइंफोर्स्ड टी सेक्शन बन जाएगा। अब बात आती है सर ये फ्लैंज्ड बीम क्यों है? क्योंकि देखो यहां पर ये इसके फ्लैंजेस, ठीक है, क्योंकि ये अपन ने देखा था ये होता है वेब। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में याद करो अपन ने इसके शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस सब निकाल चुके हैं। ठीक है, और ये होती थी हमारी फ्लैंज विड्थ। ठीक है, विड्थ ऑफ फ्लैंज। ये क्या होता था हमारा? डेप्थ ऑफ फ्लैंज। ये लेंथ कितनी होती थी हमारी? थिकनेस बोलो या वही वापस विड्थ ऑफ वेब। ठीक है, ये होती थी हमारी वेब। ठीक है, ये जो वर्टिकल है, और ये जो चीज है वो हमें क्या बोलते थे? उसको फ्लैंज बोलते थे। ये चीज हमें पता थी। ठीक है, अब जो हमारा सेक्शन है, अब हमारा सेक्शन अगर टी की फॉर्म में है या एल के फॉर्म में है। ठीक है, एल मतलब कुछ ऐसे। ठीक है, और मैं यहां पर अगर रीइंफोर्समेंट लगा दूं, तो अगर मेरा कुछ इस टाइप का सेक्शन है, ठीक है, तो मैं उसको क्या नाम दूंगा? फ्लैंज्ड बीम। ठीक है, अब इसकी सेंट्रोइड यहां होगी, इसकी सेंट्रोइड कहीं यहां होगी, वो अपन देखेंगे आगे। क्लियर? तो अब इसमें क्या करना होगा इसमें हमें क्या करना होगा? वही वापस कंप्रेशन और टेंशन को बराबर कराए होंगे। क्या निकालनी होगी? हमें डेप्थ निकालनी पड़ेगी। किसकी? हमारे को न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालते हैं अपन, XU। याद है ना, जो आपने पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था सिंगली और डबली के लिए, वही चीज आज अपन किसके लिए करेंगे? टी बीम और एल बीम के लिए करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू वही IS 456-2000। ठीक है, हमें कोडल प्रोविजन को ही फॉलो करके हमारी डिजाइन को करना है या एनालिसिस को करना है। ठीक है, अब बात आती है कि सर अपने सिलेबस में ये है कि नहीं है? बिल्कुल है, आपके सिलेबस में बिल्कुल है, और इसका सीधे कोडल प्रोविजन से ही अपना क्वेश्चन आता है। अपन डिजाइन भी देखेंगे, एनालिसिस भी देखेंगे, उसकी आप टेंशन मत लो, बट जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें फिर वही बात सिलेक्शन से मतलब है। ओके, डिजाइन देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे, उसकी टेंशन मत लो। अब मेरे को बात आती है, अच्छा सर अब ये सेक्शन हम देखते कहाँ हैं? ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आएगी, ये एक क्रॉस सेक्शन है, एल टाइप या टी टाइप, टी बीम या टी सेक्शन या एल सेक्शन। अब ये हम डेली डे टू डे में देखते कहाँ है? ऐसा हमेशा हमने तो बीम रेक्टेंगुलर देखी है, ऐसी चीज तो देखी ही नहीं है। तो बेटा ये हमें डायरेक्टली नहीं दिखती है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं दिखती है। अब मैं किस फॉर्म में बताऊंगा? देखो स्लैब। ठीक है, स्लैब के साथ में दिखता है अपन को। देखना कैसे दिख रहा है, क्योंकि देखो अपन कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं, अपन को उसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल पता होनी चाहिए। देखो अगर मैं एक स्लैब का प्लान बनाऊं, प्लान क्या होता है? आधे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि प्लान क्या होता है। ठीक है, टॉप व्यू। अगर मैं टॉप व्यू देखूं इस स्लैब का, ठीक है, तो एक बीम यहां होगी, एक बीम, अभी मैं सिर्फ 3 बीम का एक स्लैब बना रहा हूं, ये कॉर्नर वाली होगी और एक ये सेंटर में एक बीम है। ठीक है, ये स्लैब है हमारा, स्लैब, इधर भी स्लैब, ये पूरा एक स्लैब है। अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शनल देखूं तो कैसे दिखेगा? देखो यहां पर एक बीम है, इसको बीम बहुत ज्यादा डेप्थ बना दी, कम कर दो इसको थोड़ा। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, और इधर वापस ऐसे। ठीक है, अगर मैं अब देखो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, तो अब देखो यहां पर कुछ लेंथ तक ये एल सेक्शन है, इधर भी ये एल सेक्शन है, और यहां पर ये टी सेक्शन है कि नहीं है? तो ये वाली बीम, अब स्लैब प्लस बीम एक साथ अगर मैं कास्ट करता हूं, तो इनको अलग भी कास्ट किया जाता है, टी बीम और एल बीम को, बट अगर स्लैब प्लस बीम एक साथ डिजाइन करता हूं, तो स्लैब का भी कुछ पोर्शन हमारे बीम में साथ में बनता है। ठीक है, क्योंकि देखो स्लैब और बीम बिल्कुल साथ में कास्ट हो रही है। हम जब
बनाते हैं, एक्चुअल साइट पर बनाते हैं तो स्लैब प्लस बीम एक साथ डिजाइन करते हैं, ठीक है, एक साथ कास्ट करते हैं। तो देखो ये कुछ इस फॉर्म का बनता है। तो अब इस फॉर्म में यहाँ एल बीम बन रही है, यहाँ टी बीम बन रही है, यहाँ इसको क्या नाम दे दिया, वापस एल बीम में। अगर एक और बीम होती बीच में तो वापस टी बीम बन जाती, ठीक है। तो और इनको क्लियर डिस्टेंसेस L1 L2 ले लो नाम, ये भी अपन देखेंगे कोडल प्रोविजन, ठीक। तो अब देखो ये क्या हुआ, अब मुझे इसकी क्या चाहिए होगी, अब यहाँ ये स्लैब के साथ में है, ठीक है, मुझे एक इफेक्टिव क्या चाहिए होगी, इसकी विड्थ चाहिए होगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब ये तीनों सेम नहीं है, अलग अलग भी हो सकती है, और इधर भी, क्लियर। और ये लेंथ इसकी सपोर्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस, सपोर्ट्स नहीं है यहाँ पर, बीम्स ये, ठीक है, इनकी क्लियर डिस्टेंस, ठीक है, ये सपोर्ट्स नहीं है, ओके। तो ये क्लियर डिस्टेंस L1 और L2 है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, अब मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो मुझे ये देखा, अच्छा यहाँ पर एक क्या बन रही है, L सेक्शन बन रहा है, यहाँ पर एक T सेक्शन बन रहा है, और यहाँ पर एक वापस L सेक्शन बन रहा है। ये ऐसे भी हो सकता था, और ठीक है, अगर मान लो बीच में 2 T बीम बन जाए, क्या फर्क पड़ता है, बना सकता हूँ ना मैं, और भी बना सकता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये 2 T बीम यहाँ ऐसे बन गई, बीच में स्लैब ही होगा, और वापस एक L बीम, और इधर भी एक L बीम, क्लियर। ये स्लैब है, फिर ये भी स्लैब, ये भी स्लैब, क्योंकि अब ये पूरी बीम नहीं है, ये अंदर की साइड, ये ऐसे रहेगा पूरा, ठीक है ना। तो यहां मेरे को समझ में आता है कि अच्छा ये बीम्स यहां लगती है, ठीक है। तो अब मैं इफेक्टिव, अब जो अकॉर्डिंग टू कोडल प्रोविजंस है IS 456, ठीक है, हमें इफेक्टिव क्या निकालना है, बीम्स की जो फ्लैंज विड्थ है वो इफेक्टिव निकालनी है, ठीक है, जो फ्लैंज की इफेक्टिव विड्थ होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इफेक्टिव व्हाट विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। इसको मैं क्या नाम दिया था, BF, भले स्मॉल BF लिखो या कैपिटल BF लिखो, एक ही बात है, क्लियर। तो अब बताओ 2 पार्ट बनेंगे, एक तो अगर स्लैब के साथ बनाऊं, एक बिना स्लैब के सिर्फ अकेली बीम बनाऊं, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन करें अपन, ठीक है, यानी आइसोलेटेड हो, ठीक है, यानी आइसोलेटेड मतलब मैं सिर्फ बीम ही ऐसे बना रहा हूं, डायरेक्ट स्लैब नहीं है इस बार, सिर्फ ओनली टू ओनली बीम है। तो अगर बीम अलग है और अलग स्लैब के साथ बीम है, तो 2 अलग अलग फॉर्म में ये हमें मिलेगी, कौन, इफेक्टिव विड्थ। तो पहले मैं यहां आइसोलेटेड वाला केस ले रहा हूं, आइसोलेटेड बीम अगर मैं बनाऊं, और यहां पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आइसोलेटेड बीम के लिए अगर T बीम है या L बीम है, मेरे को इफेक्टिव विड्थ दिखाओ कितनी है। और यहां मैं बात करूं स्लैब प्लस बीम की, स्लैब प्लस बीम, अगर स्लैब प्लस बीम दोनों साथ में कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले अगर T बीम है तो T बीम है तो T बीम है तो ये होता है L0 अपॉन L0 प्लस 4 प्लस अपना जो किसकी वेब की विड्थ है, ठीक है, BW, उसको कैपिटल B लिखो, स्मॉल b लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां अगर L बीम है, ठीक है, L बीम, तो कितना होगा, इसी की बस 0.5 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, L0 को ऊपर, तो 0.5 L0 अपॉन L0 बाई B प्लस 4। अब ये B कौन सी है, इसकी टोटल विड्थ, ठीक है। अगर जो हमारी एग्जाम में अगर गिवन होगी या क्वेश्चन में गिवन होगी, जो टोटल विड्थ है हमारी बीम की, वो कैपिटल B है, और यहाँ पर भी कैपिटल B आएगा, ठीक है। और ये हमारी इफेक्टिव विड्थ है, जो हमें डिजाइन में यूज करनी है ना, ये वाली विड्थ यूज करेंगे इस बार, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, किसके लिए बना, T बीम के लिए आइसोलेटेड, और यहां पर किसके लिए, L बीम के लिए आइसोलेटेड, ओके। अब यहां की बात करूं, इसकी बात करूं, T बीम, ठीक है, इसमें सब स्लैब प्लस बीम हो, तो BF कितनी आएगी, विड्थ ऑफ फ्लैंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है, L0 अपॉन 6, अभी बताऊंगा ये L0 क्या है, प्लस BW प्लस 6 डेप्थ ऑफ द फ्लैंज, ये DF क्या है, डेप्थ ऑफ द फ्लैंज, ओके। और अगर L बीम है तो यहां पर 2 से डिवाइड किया था ना, तो इसमें भी एक बार 2 से डिवाइड कर दो, यानी ये L0 अपॉन 12, ये वापस BW तो आएगा ही आएगा, प्लस 3 DF हो जाएगा, भले DF को यहां लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट चारों में से एक भी पूछ सकते हैं अपने जूनियर इंजीनियर एग्जाम में, SSC में, राजस्थान जेई, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला डायरेक्ट आता ही आता है। देखो एग्जाम सिलेबस क्या लिखा हुआ है, T बीम, तो T बीम में वो डिजाइन थोड़ी पूछेगा यार, ठीक है, अपना ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो क्या पूछेगा, कोडल प्रोविजंस में हो या हमारी डिजाइन के कुछ पार्ट हो, वो पूछ लेगा, ठीक है।
तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अपने को सीधे सीधे ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा 100%। ये 4 अपने को चीज एकदम याद होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ ये एल नॉट क्या है। अभी एल नॉट नहीं बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एल नॉट। ठीक है, आ जाओ, अब एल नॉट बताने वाला हूँ। ये एल नॉट क्या है? ठीक है, कौन सी लेंथ है भाई? एल पता है, एल किससे डिनोट करेंगे? कोई लेंथ ही होगी, सीधी बात है। तो ये लेंथ कौन सी होती है? ठीक है, ये लेंथ होती है, देखो अपन ने कॉलम पढ़े थे। ठीक है, कॉलम पढ़े थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला था, जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम होती है, ठीक है, वो क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शंस। वो ही चीज है यहाँ पर भी कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लो लेट अस सपोज सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये यूडीएल लग रहा है मेरी बीम के ऊपर, तो बीम के ऊपर लोडिंग तो होगी, सपोर्ट्स तो होंगे। ठीक है, तो क्या होगा मेरे को बताओ? इसके ये ऐसे बेंड होती है और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है? ऐसे मैक्सिमम यहाँ मिलता है अपने को WL²/8। ठीक है, इतना पता है। देखो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहाँ है? एक यहाँ और एक यहाँ। तो जो इसकी लेंथ है वो ही एल नॉट के बराबर हो जाएगी। जो सपोर्ट्स के बीच की लेंथ है वो ही, मतलब मैं इसको क्या नाम दूं? जो मेरी स्पान है या इफेक्टिव स्पान को ही मैं क्या बोलूंगा? एल नॉट बोलूंगा। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है सर अगर कंटिन्यूअस हो या फिक्स्ड हो। तो अगर कंटिन्यूअस बीम है ना, तो यहां पर मेरी जो लेंथ होती है एल नॉट, वो पिछले वाली जो फॉर्मूले में एल नॉट थी वो होती है 0.7 L। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू वही IS 456/2000। क्लियर? ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि जो एल नॉट है हमारी, जो हमारी इफेक्टिव विड्थ में अपन ये एल नॉट लेते हैं, वो कितना लेंगे? 0.7। इन केस ऑफ ये सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड के तो एल की एल ही आएगी, और ये किसके लिए है? कॉन्टिन्यूअस के लिए। ठीक है, स्पेलिंग में मत जाना, कॉन्टिन्यूअस बीम। ठीक है, अच्छा, कभी कभी फिक्स्ड कंटिन्यूअस भी लिखा हुआ आता है, उसके लिए भी सेम है, यही आएगी 0.7 L। ओके, चलो, अच्छा, एक और कंडीशन है हमारी कि जो अगर बीम प्लस स्लैब है ना, बीम प्लस स्लैब है, उसके लिए एक कंडीशन और आती है, कोडल प्रोविजन। क्या आती है वो भी देख लो बेटा, क्योंकि कोडल प्रोविजन से सीधा क्वेश्चन बनता है और मैं सीधे सीधे अपने को, खासकर जो अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसी को ही टारगेट करके चल रहा हूं। ओके, तो ये बोलता है फॉर एनी केस, बोल दो किसी के लिए भी। ठीक है, ये जो होना चाहिए क्या? इफेक्टिव विड्थ। क्या बोल रहा हूं? इफेक्टिव विड्थ ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए BW प्लस सम ऑफ क्लियर डिस्टेंसेस डिवाइडेड बाई 2, हाफ ऑफ। ठीक है, अब ये क्या चीज है बेटा? वो देखो मैंने डायग्राम बनाया था ना, ये चीज है। अब देखना ये काम आएगा। ये एल, एक बीम, ठीक है, तो ये मान लो एक एल बीम थी इधर, ये मान लो एक टी बीम है। ये सिर्फ और सिर्फ किस केस के लिए है? जब बीम प्लस स्लैब हो, उस केस के लिए ही ये हमारा क्लॉज है। और ये एल बीम, ठीक है। ये क्या बोला? देखो BW तो मुझे पता है ये होती है, ठीक है, हमारी विड्थ ऑफ वेब, यहां पर भी सब जगह। और L1 L2, अब यहां ये L1 प्लस L2 लिख रहा हूं मैं, देखो ये है L2 क्लियर डिस्टेंस, ठीक है, ये है L1। तो ये जो हमारी इसकी इन तीनों की जो अलग अलग इफेक्टिव विड्थ आएगी ना BF, ठीक है, कैपिटल BF, तो वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए किससे? BW प्लस सम ऑफ क्लियर डिस्टेंसेस अपॉन 2। ये डायरेक्ट कोड में दिया हुआ है और क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो एक एक चीज लेके चल रहे हैं अपन, ओके। अब सीधा एनालिसिस पे आ रहा हूं मैं, ओके, आ जाओ। अब देखो, सिंगली रीइंफोर्स्ड हो चाहे डबली रीइंफोर्स्ड हो, ठीक है, हमें क्या निकालना होता है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और क्या निकालनी होती है हमें? डेप्थ निकालनी होती है, एक्चुअल डेप्थ। तो एक्चुअल डेप्थ कैसे निकलती है? वही सेम चीज है जो अपन ने सिंगली रीइंफोर्स्ड के लिए किया था या डबली रीइंफोर्स्ड के लिए किया था। चीज तो वही है, बीम तो वही है, सेक्शन ही तो बदला है, और क्या हुआ है? तो मैं पहली बात करता हूं एनालिसिस की। किसकी? हमारी। अब टी बीम ले लो, एल बीम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, टी बीम से ही लेते हैं अपन, क्योंकि सबके लिए सेम है। बस अब टी बीम के लिए क्या होगा? एल बीम में इस तरफ नहीं होगा फ्लैंज, एक ही साइड होगा, उसमें दोनों साइड होते हैं, तो अपन टी बीम के लिए ही लेते हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ टी बीम, ओके, चलो। तो
तो अब मैं बना रहा हूं एक टी बीम या एल बीम, एक ही बात है यार, फ्लैंज्ड बीम, इसलिए मैंने लिखा है ऊपर फ्लैंज्ड बीम। ओके, तो केस 1, पहला केस। अब इसमें केसेस क्यों आएंगे वो देखो यहां। अगर ये मेरी एक टी बीम है, लेट अस सपोज ये एक टी बीम है, ठीक है, यहां पर रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, इसका स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम देखो, यहां पर क्या है, टेंशन रीइंफोर्समेंट, तो एक ये वाला तो हमेशा हमेशा क्या होगा मेरे को बताओ, 0.87 FYAST, ये तो हमें पता ही पता है, ये तो भले रेक्टेंगुलर हो चाहे क्या हो, टी बीम हो, मेरा रीइंफोर्समेंट तो यही रहेगा। कितनी डिस्टेंस है ये बेटा, इफेक्टिव डेप्थ ये है d, स्मॉल d, ये क्या है, अब मैं डायरेक्ट इफेक्टिव ले रहा हूं DF, ये लूंगा मैं BW, और ये लूंगा मैं डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज DF, स्मॉल df लिखूं या कैपिटल DF लिखूं कोई बात नहीं, क्लियर। अब पहला केस बोल रहा हूं मैं, पहला केस ये बोल रहा हूं, देखो कंक्रीट का अपन ने देखा था, कैसे देखा था कि पहले ये ऐसे जाता है लीनियर और फिर पैराबोलिक जाता है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये पूरा कौन, इसकी डेप्थ, हमारी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ XU वो पूरी की पूरी किसमें, फ्लैंज में। लेट अस सपोज पहला केस, ठीक है, एनालिसिस कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो यानी ये क्या मानूंगा मैं, ये पूरी लेंथ XU किसके अंदर है, DF के अंदर है, यानी कि XU लेस देन डेप्थ ऑफ द फ्लैंज, मेरा पहला केस। ओके, चलो, तो पहला केस तो ये ऐसे बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा ये, क्योंकि ये तो ज्यादा आ रहा है, तो कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, यानी ये इसी में ही खत्म हो जाएगा, ये इधर ऐसे और फिर ऐसे, क्लियर, बात समझ में आती है। तो यहां पर एक कंप्रेसिव फोर्स बनेगा। तो ये बताओ ये बीम हुई कौन सी, ये बीम तो सिंगली रीइंफोर्स बीम ही है, और क्या है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये XU अब इसके अंदर ही है, क्लियर, ये जो हमारा XU हमारा लिमिटिंग डेप्थ का ही इसके अंदर आ सकती है, ठीक, अभी तो मैंने इसके बराबर ही माना है, इसके अंदर ही मान लो, क्लियर। तो जो हमारी XU है वो क्या है, लेस देन DF। तो ये केस तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये सिंगली रीइंफोर्स्ड की तरह ही, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा मेरा C = T, XU कैसे निकलेगा, 0.87 FYAST डिवाइडेड बाई 0.36 FCKB, ठीक है। ये अब ये B कौन सी लेंगे बताओ, ये B कौन सी लेंगे, जब अगर मेरा ये है, क्लियर, यानी BW लेंगे, ओके ना, BW क्यों लेंगे, क्योंकि ये पूरा है ना फ्लैंज में मान रहे हैं ना अपन, ये आ जाएगा मेरा BF। तो देखो ये कितनी ली अपन ने, BF लेंगे, ओके, तो यहां से मेरा क्या निकल जाएगी, XU निकल जाएगी। अब XU निकल गया तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा, MU कितना होगा मेरे को बताओ, वही 0.36 FCKB XU इंटू D माइनस 0.42 XU, क्योंकि इसकी लीवर आर्म तो वापस उतनी आएगी ना, D माइनस 0.42 XU। तो पहला केस तो कोई केस हुआ ही नहीं, क्योंकि ये केस अपने आप सिंगली रीइंफोर्स बीम की तरह है, या मान लो अगर यहाँ पे W भी होता तब भी ऐसे ही करते हैं, क्लियर। यानी अगर XU, मेरा मतलब क्या था कि अगर ये XU हमारी डेप्थ ऑफ फ्लैंज के अंदर ही, मतलब जो मेरा पूरा न्यूट्रल एक्सिस है वो किसके अंदर है, फ्लैंज के अंदर ही है, मतलब फ्लैंज के अंदर ही लाई कर रहा है। तो अब सेकंड केस पढ़ते हैं क्या, कि अगर XU बड़ी हो जाए, किससे, डेप्थ ऑफ फ्लैंज से। चलो चलते हैं सेकंड केस। अब सेकंड केस में भी देखना 2 केस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यही चीज हमें बहुत ही कंफ्यूज करती है एग्जाम में। बट अब ये डायरेक्ट एनालिसिस का या डिजाइन का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अपन को आना चाहिए, ओके। मैं सीधे बोल रहा हूं ये क्वेश्चन नहीं आएगा SSC JEE में या RRB JEE, RRB तो हो गया, किसमें, राजस्थान JEE, क्लियर। तो देखो सेकंड केस क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर मेरी XU किससे बड़ी है, डेप्थ ऑफ द फ्लैंज से बड़ी है, यानी ये केस कैसे आया, वापस टी बीम बनाओ, ठीक है, यानी अब क्या होगा, ये डेप्थ ऑफ द फ्लैंज से बड़ी है हमारी XU, क्लियर, मान लो कहीं यहां पर हो। अच्छा, अब एक और चीज आती है, एक और चीज, मतलब मैंने बोला ना कि सेकंड केस में भी एक सब केस और है, सब केस नंबर 1। अब क्या है ये नई चीज, अगर बेटा, क्योंकि देखो कंक्रीट का स्ट्रेस डायग्राम लीनियर नहीं था, लीनियर फिर पैराबोलिक था,
था कि नहीं था? तो अब मैं बोल रहा हूं कि वो लीनियर वाला पोर्शन इसके अंदर रहे, फ्लैंज के अंदर, यानी अब वो कितना होता था देखो 3/7 XU या 0.43 XU था ना, यानी जो डेप्थ ऑफ द फ्लैंज है वो किससे बड़ी है, किससे बड़ी है हमारी डेप्थ ऑफ द फ्लैंज, सॉरी हाँ बड़ी है नहीं छोटी है, अंदर रहना है ना, डेप्थ ऑफ द फ्लैंज छोटी है 3/7 XU से। ओके, यानी कि ये क्या है देखो 3/7 यानी लीनियर यहां तक रहेगा, इसके नीचे तक रहेगा, और उसके बाद पैराबोलिक। ठीक है, ये लाइन बन गई ना, पैराबोलिक बनाना है अपन को ऐसे, क्लियर? यानी ये लीनियर पोर्शन अब यहां है, ये लीनियर पोर्शन अब यहां है, यानी ये डेप्थ ऑफ द फ्लैंज से ज्यादा है, ये 3/7 होती है ना, क्लियर? अच्छा, ये XU है, हमें पता है सबको, ये XU है। ओके, अच्छा ये वाला तो बिल्कुल बराबर ही लग रहा है, T की वैल्यू तो कभी चेंज होगी ही नहीं, 0.7 FY/AST, क्लियर? अब इसको एनालाइज कैसे किया जाए? ठीक है, इसको थोड़ा यहां बना दो नीचे ताकि ये इसके करस्पॉन्डिंग आ जाए स्ट्रेन स्ट्रेस। ठीक है, तो देखो अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला कि पहला कि XU डेप्थ ऑफ द फ्लैंज से बड़ी है, और जो डेप्थ ऑफ द फ्लैंज है किससे छोटी है, 3/7 XU से, यानी ये लीनियर वाला पोर्शन है ना, ये देखो ये आया ना चीज खेल में 0.45 FC के स्ट्रेस। ठीक है, यानी ये लीनियर पोर्शन है, इसके इससे ज्यादा है, किससे, डेप्थ ऑफ द फ्लैंज से। तो क्या होगा, तो क्या होगा देखो, एक तो होगा नॉर्मल C1 जो किसकी वजह से लग रहा है हमारा, सिर्फ और सिर्फ वेब के कारण। ठीक है, ये वेब के कारण, ये तो क्या होगी वापस रेक्टेंगुलर बीम, और एक ये आ जाएगा फ्लैंज के कारण, यानी एक C2 और आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे C1 और C2 अब अलग निकालना है, क्योंकि दोनों की वजह से कंप्रेसिव फोर्स अलग अलग आएंगे, C1 और C2 के कारण। ठीक है, तो बस अब हम एनालाइज कर रहे हैं, और क्या, तो मैं हटा रहा हूं इसको, वो डायग्राम बना रहेगा, इधर C1 और C2 निकाल रहा हूं। ठीक है, केस समझ गए ना? तो देखो C1 कितना होगा, अब वेब के कारण, ठीक है C1 सिर्फ वेब के कारण, यहां लिख रहा हूं ड्यू टू वेब, तो फोर्स कितना आएगा देखो, वही आएगा 0.36 FC के। अब इस बार B कितना लूं, सिर्फ वेब का लूंगा। ठीक है, B XU है कि नहीं, ये का ये रहेगा। अच्छा, अब C2 देखो, C2 ये क्या है देखो, स्ट्रेस इंटू एरिया आ गया। अब देखो स्ट्रेस कितना है इसमें, 0.45 FC के, था कि नहीं था, सिर्फ फ्लैंज में। अच्छा, और विड्थ कितनी आएगी देखो, BF माइनस BW लेंगे, क्लियर? क्योंकि देखो ये ऐसे था, मैंने यहां पर इसको BW को तो ले लिया, वेब को, बचे कौन से, ये और ये। ठीक है, और इसकी डेप्थ कितनी लूंगा, डेप्थ ऑफ द फ्लैंज, तो ये मेरे को स्ट्रेस इंटू क्या मिल गया, एरिया, फोर्स मिल गया, ये C1 प्लस C2 मिल गए। और T तो सबको पता ही है कि 0.87 FY/AST होता ही होता है। तो यानी अगर मुझे XU चाहिए तो C = T करना पड़ेगा, यानी C1 प्लस C2 = T करना पड़ेगा। तो यहां से बेटा इनको बराबर करोगे, दोनों को सम करके तुम्हें को निकल जाएगी XU प्लस 0.45 FC के BF माइनस BW मल्टीप्लाई बाई DF इक्वल टू व्हाट, 0.87 F। इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास, क्या आ गई, ये यहां से हमें XU निकल गया। अब अच्छा XU निकल गया, अब मुझे चाहिए क्या, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या करेंगे, फोर्स इंटू, अब लीवर आर्म भी चाहिए, क्लियर? तो अब इसकी लीवर आर्म कहां से लेके आऊं, अभी ले आते लीवर आर्म। ठीक है, देखो C1 की तो लीवर आर्म उतनी होगी D माइनस 0.42 XU, क्योंकि C1 कहां लग रहा है, वेब पोर्शन में। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मुझे तो इससे मतलब है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से मतलब है। XU निकालने से क्या होगा, मुझे बीम की स्ट्रेंथ तो पता ही नहीं अभी तक, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दो फोर्सेस के कारण आएगी, C1 और C2 के कारण। तो C1 के कारण 0.36 FC के ये BW है इंटू XU, अब ये तो आया फोर्स D माइनस 0.42, ये आई लीवर आर्म प्लस। ठीक है, C1 के कारण मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अब C2 के कारण देखो, तो 0.45 FC के, ठीक है 0.45 FC के BF माइनस BW, ठीक है, अभी इंटू DF भी करना है। अब ये तो क्या आया मेरे पास बताओ, ये तो मेरे पास कितना आया, फोर्स आया। अब मुझे क्या चाहिए बेटा,
लीवर आर्म चाहिए, तो लीवर आर्म कितनी लूंगा मैं, डी माइनस, ये पूरी कितनी थी, डी थी, डी माइनस डी एफ अपॉन 2। क्लियर, क्योंकि मुझे सिर्फ फ्लैंज से मतलब था अब सेकंड वाले में, तो यहां से हमें क्या निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो हमारे को हमारी बीम की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देगा। क्लियर। अच्छा, सेकंड केस, अब मतलब इसी का ही सेकंड केस, ठीक है, सब केस लेते हैं। सब केस में क्या होगा कि ये जो लीनियर वाला पोर्शन है ना, वो हमारी डेप्थ ऑफ द फ्लैंज के अंदर ही है, या पैराबोलिक वाला वहां से शुरू हो जाएगा। क्लियर, एक ही बात है, भले लीनियर उसको अंदर मानो या पैराबोलिक अंदर मान लो। आ जाओ सेकंड केस, थर्ड केस, सॉरी, वैसे तो सेकंड का सेकंड है, बट हम इसको थर्ड नाम दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ये सब केस बोल दो। ओके, देखो ये सब चीजें से अपने को दिमाग में रखनी है, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कैसा भी, तो बस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि डिजाइन का ही एनालिसिस का क्वेश्चन अपने जूनियर इंजीनियर एग्जाम प्री में नहीं आएगा, ठीक है, मेंस में बिल्कुल आ सकता है। ओके, चल अब मैं सब केस सेकंड ले रहा हूं। सब केस सेकंड मतलब क्या हुआ भाई, एक्सयू तो अभी भी डीएफ से बड़ी है, ठीक है, मेरी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किससे बड़ी है, हमारी डेप्थ ऑफ द फ्लैंज से बड़ी है। ये तो शुरुआत का सेकंड केस का था ही था, बट इस बार क्या हो जाएगा, इस बार जो मेरा डेप्थ ऑफ द फ्लैंज है वो बड़ा हो जाएगा किससे, 3/7 एक्सयू से, 3/7 एक्सयू से। यानी कि क्या हुआ, देखो अब मैं बीम यहां बना रहा हूं छोटी सी, ये हमारी बीम, और ये हमारा, ये क्या है बताओ, BW, ये डेप्थ ऑफ द फ्लैंज, ये विड्थ ऑफ द फ्लैंज, इफेक्टिव विड्थ ये है। अब मैं बोल रहा हूं ये लीनियर वाला पोर्शन अंदर ही रहेगा, और ये पैराबोलिक ऐसे यहां। अब ये केस बनेगा, ये केस चाहिए मेरे को, ये T वापस यहां पर C1 और C2 तो आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे ही आएंगे, बट अब मुझे ये पता नहीं है कि इसकी डेप्थ कितनी रहेगी, किसकी डेप्थ, अब मुझे इफेक्टिव फ्लैंज की डेप्थ निकालनी पड़ेगी, ठीक है, किस डेप्थ के लिए ये पोर्शन मैं अब लीनियर कंसीडर करूंगा, कब मेरे को ये करने का मुझे ये पता नहीं है ना, ये फंक्शन कितना हो सकता है, ठीक है, तो मुझे सीधा IS कोड बोलता है, कौन, IS कोड बोलता है। जैसे अपन ने क्या निकाला था, अपन ने इसकी डायरेक्ट पिछली बार BF माइनस VW कैसे किया था, ये किया था, वेब को हटाया था, वेब को हटाने के बाद BF माइनस VW ये वाला पोर्शन किया था। इसको दूसरे पेन से बना लेते हैं, ठीक है, ये पोर्शन लिया था दोनों फ्लैंज वाले, ठीक है, इसमें मैंने पूरी DF से मल्टीप्लाई किया था, याद करो, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मुझे Y निकालनी पड़ेगी कि ये किस Y के लिए होगा, तो अब ये Y कैसे निकलेगा, ये YF इसको बोलते हैं इफेक्टिव फ्लैंज थिकनेस, इफेक्टिव थिकनेस ऑफ फ्लैंज बोल दो। अब देखो थिकनेस के ऊपर वर्ड आ रहा है, इफेक्टिव फ्लैंज थिकनेस, ठीक है, ये YF कोड बोलता है, ये होता है 0.15 XU प्लस 0.65 डेप्थ ऑफ द फ्लैंज। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, इसीलिए अपन को ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये YF। क्लियर। अब वही चीज C1 और C2 और T, तो C1 कितना आएगा, देखो वेब के कारण तो वही है 0.36 FCK BW XU, है कि नहीं, क्लियर। अच्छा, अब C2 कितना होगा, देखो तो C2 0.45 FCK BF माइनस BW, अब मल्टीप्लाई बाई DF नहीं होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई YF हो जाएगा, ये C2 है, और T तो सबको पता ही है कि T में तो कोई गड़बड़ होनी ही नहीं है, 0.FYAST, ठीक है। अब इन दोनों का सम करके T के बराबर करेंगे तो क्या निकल जाएगी, XU निकल जाएगी, XU निकल गई तो हमें आगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा, अब बात आती है सर इनकी लीवर आर्म क्या होगी, देखो वही चीज है जैसे अपन ने क्या किया था, D माइनस D/2 किया था, यहां पर क्या करेंगे D माइनस Y/2, बस। देखो ये कोड में गिवन है, अपने को टेंशन मत लेना, ठीक है, बट अपने को पता होना चाहिए। आ जाओ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU C1 इंटू उसकी लीवर आर्म, तो C1 कितनी है, देखो 0.36 FCK BW XU मल्टीप्लाई बाई D माइनस 0.42 XU। C1 में तो कभी कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, C2 में ही जो नाटक हो रहे हैं, 0.45 FCK BF माइनस BW। अच्छा, ये तो क्या आया, देखो स्ट्रेस इंटू एरिया चाहिए, ये आया YF। अब इंटू लीवर आर्म भी चाहिए,
तो d माइनस वाई एफ अपॉन 2, पूरी d में से ये वाई एफ बाई 2 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मुझे ये क्या मिल जाएगी, इसकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, किसका, हमारे थर्ड केस के लिए। ओके, अब बात आती है कि सर हमें क्वेश्चन कैसे आएगा, हम करेंगे कैसे, हमें ये वाई एफ वगैरह ये सब कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा, वो भी करते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन कर लो फटाफट, एक एनालिसिस का क्वेश्चन कर लेंगे। देखो डिजाइन अभी अपन नहीं कर रहे, अभी अपन डिजाइन में नहीं चलेंगे, क्योंकि डिजाइन का क्वेश्चन हम बाद में जब अपन मेंस की तैयारी करेंगे तब करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी देखो अपने को जितना काम की चीज है मैं उतना ही बता रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ। ओके, पहले प्री करो तभी तो मेंस में जाओगे। आ जाओ, अब मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। एनालिसिस का क्वेश्चन कर रहे हैं एक अपन, ताकि अपने को सारे क्लियर हो जाए। आ जाओ, देखो वही डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, MU निकालना है पहली बात। और क्या क्या गिवन है, देखो हमें गिवन है विड्थ ऑफ द फ्लैंज, डेप्थ। अब देखो ये इफेक्टिव है, ठीक है। BW भी गिवन है 300, ये कितना है 1000, ये है 300 है, ठीक है, ढंग से दिख नहीं रहा, लो 300। डेप्थ ऑफ द फ्लैंज गिवन है 100 mm, ठीक है। और क्या गिवन है, इफेक्टिव डेप्थ गिवन है 450 mm। और क्या गिवन है, स्टील गिवन है रिइंफोर्समेंट 425 प्लस 225, 4 25 की डाया बार और 2 20 की, ठीक है। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 Fe415, ठीक है। स्टील और कंक्रीट तो पता होना चाहिए ना कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ है, बस सब निकल गया। अब इसको कैलकुलेट कैसे कर दो, AST को निकाल दो बेटा साइड में। तो 4 × π/4 × 25 स्क्वायर प्लस 2 × π/4 × 20 स्क्वायर। तो AST निकल के आ जाएगा, देखो बेटा डायरेक्ट कैलकुलेट कर देना इसको, ये आएगा 2591 mm²। क्लियर। हमें देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए। अब बात आती है कि सर हम कौन सा केस लें, पहला केस लें, दूसरा केस लें, तीसरा केस लें। तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा सबसे पहले कि हम किसके अंदर हैं, डेप्थ ऑफ, जो मेरी न्यूट्रल एक्सिस है वो किसके अंदर है, डेप्थ ऑफ द फ्लैंज के अंदर ही है। यानी पहला वाला केस मैं अज्यूम कर रहा हूं, अज्यूमिंग व्हाट, कि जो मेरी XU है वो डेप्थ ऑफ द फ्लैंज से कम है। अगर मेरी कम है तो अगर मेरी उससे निकल जाएगी तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा आ गई तो अपन को केस गलत है, ठीक है ना, बात समझ में आती है ना। तो ये XU कैसे निकलेगा, ये XU डायरेक्ट 0.87 FY/AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK/P। क्लियर। इसको कैलकुलेट करो बेटा फटाफट सब जने। तो ये कितना आएगा, देखो 0.87 FY415। अब देखो ये AST काम आ गया ना सीधे, 2591 डिवाइडेड बाई 0.36 FCK कितना है 20। अब ये देखो ये आ गया 1000 और ये निकल के आ जाएगी मेरे पास 129.3 mm। अब देखो ये कितनी आई 129, पर हमारी डेप्थ ऑफ द फ्लैंज कितनी थी 100 थी, तो ये तो इससे ज्यादा आ गई। तो मतलब हमारा केस क्या हुआ, गड़बड़ है, ये केस नहीं हो सकता, ठीक है। यानी हमारा जो डेप्थ ऑफ द फ्लैंज है वो कम हो गई, सॉरी हाँ कम हो गई, किससे, हमारी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ से। तो यानी ये केस तो नहीं हो सकता, पहला केस तो नहीं हो सकता। तो चलो सेकंड केस लेते हैं, ठीक है, सेकंड केस ले लेते हैं। अच्छा, अब सेकंड केस में भी मैं मान के चल रहा हूं, कहां गया सेकंड केस, ये रहा। अब XU ज्यादा है DF से, ओके। मैंने सेकंड केस ये ले लिया, ठीक है, ले लिया। और सेकंड केस में भी मैं जो सेकंड केस है ना वो मान रहा हूं, कौन सी, जो मेरी डेप्थ ऑफ द फ्लैंज है, जो मेरी डेप्थ ऑफ द फ्लैंज है वो किससे कम है, सॉरी ज्यादा है 3/7 XU से, ठीक है। जो सेकंड केस का भी सब केस था ना, यानी जो लीनियर वाला पोर्शन, क्योंकि वाई वाला केस ले रहा हूं मैं, अगर वो वाई वाला केस आ गया तो ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि अपने आप अपन हार्ड वाले केस लेते हैं ना, आसान वाला क्यों ले, मान ही रहे हैं तो हार्ड ही मानते हैं, ठीक है, वाई वाला ही केस मानते हैं। चलो तो वाई कितनी थी, देखो वाई थी 0.15 XU प्लस 0.65 TF, ठीक है नहीं थी। अब मेरे को बताओ सर, अच्छा ये कहीं पर मैं DF लिख लूं, कैपिटल या स्मॉल एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो बताओ अब मेरे को XU चाहिए, तो XU कैसे निकालूंगा, C1 + C2 = T करके। C1 कितना है 0.36 FU BW
XU प्लस C2 कितना है 0.45 FCK BF माइनस BW। अच्छा अब मल्टीप्लाई में बताओ क्या बताऊं Y। अब Y कितना है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ Y, बट अब ये Y है कितना मैं डायरेक्ट लिख दूं 0.15 XU प्लस 0.65 व्हाट DF। क्लियर। ये तो आया C1 प्लस C2, इसको बराबर किसके करूंगा T के, यानी 0.87 FY AS T के। तो बताओ यहाँ अननोन कौन है BF पता है, BW पता है, FC के पता है, XU नहीं पता है, सब कुछ पता है, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं पता है हमें XU नहीं पता है। तो यहाँ से XU निकल जाएगी, सीधी बात है, बस फॉर्मूले में पुट करना है और क्या करना है बेटा, ठीक है ना। पुट करो, ये भी मैं करूँ क्या, ये तो तुम कर सकते हो यार। BW कितना है 300 XU प्लस 0.45 FCK BF माइनस BW ये 300 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई कौन YF 0.15 XU प्लस 0.65 इंटू 100 इक्वल्स टू 0.87 इंटू 415 इंटू 2591, ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या निकल जाएगा XU की वैल्यू निकल जाएगी। और XU कितना आ रहा है यहां से देखो कैलकुलेट करके 169.39, या इसको 4 ही लिख लो, एक ही बात है। क्लियर। ये निकल गई हमारे पास XU। तो देखो ये XU DF से बड़ी है बिल्कुल, ये 100 था, DF 100 था और हमारा XU बड़ा भी आ रहा है। और इसको ये भी चेक कर लो 3/7 से भी ये कम ही आएगा, इसका 3/7 कर लो, DF हमारी बड़ी आएगी। क्लियर। तो बताओ हमें XU निकल गया, बिल्कुल निकल गया सर जी। अब क्या करें, अब इस XU के रिस्पेक्ट में हमें YF भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो मतलब YF से भी तो है हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए ना हमें। तो 0.15 XU प्लस 0.65 DF, यानी 0.15 XU कितना है अभी निकाला, 0.65 DF कितना है पता ही हमें। तो यहां से बेटा YF निकल जाएगा यहां से 90.409 एग्जैक्ट देख ले, हाँ यही है 90.409 mm। अच्छा अब बात आती है कि सर आपने बोला था कि ये बीम अंडर रीइंफोर्स होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी बीम अंडर रीइंफोर्स होनी चाहिए, ये भी चेक लगाना पड़ेगा। तो लगाओ चेक, तो XU लिमिटिंग निकालो। तो FE415 के लिए XU लिमिटिंग कितनी होती है बेटा 0.48 D। कैलकुलेट करो 0.48 D को फटाफट से करो, फटाफट कितना आ रहा है ये आएगा 216। तो मेरे को बताओ बेटा जी ये इससे कम है, यानी मेरा सेक्शन क्या होगा अंडर रीइंफोर्स्ड। आई ना बात समझ में। क्लियर। XU लिमिटिंग से कम है, अगर ये 216 से ज्यादा आ जाता तो अपन XU की जगह क्या रखते XU लिमिटिंग रखते। क्लियर। यहां गड़बड़ कर लेते हैं बच्चे, चेक लगाते ही नहीं है। आ जाओ अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, बस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो अभी 2 सेकंड का काम है, फिर खत्म, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU, तो बताओ MU 0.36 FCK। अब मेरी राइटिंग थोड़ी फास्ट चल रही है। BW XU, देखो मैं ये बार बार क्यों लिख रहा हूं ताकि फॉर्मूला याद हो जाए, इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो तुम भी जब क्वेश्चन करो तो वापस लिखा करो, डायरेक्ट कैलकुलेटर में खट नहीं करना है। पहले क्वेश्चन के ये फॉर्मूले बार बार लिखो, तो ये फॉर्मूले अपने को डायरेक्ट याद हो जाएंगे और एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होती, ठीक है। 0.36 FCK BW XU इंटू D माइनस 0.42 XU प्लस 0.45 FCK BF माइनस BW मल्टीप्लाई बाई क्या होगा देखो, अभी ये तो हमें क्या मिला इंटू YF मल्टीप्लाई बाई D माइनस YF अपॉन 2। ये लीवर आर्म, ये एरिया, ये स्ट्रेस, तो मुझे क्या मिल गया मोमेंट। क्लियर। तो बस इनमें वैल्यू पुट करनी है सबकी। YF निकाल चुके हैं, XU निकाल चुके हैं, ये री, और हमें आंसर मिलेगा कितना मिलेगा 369.18 किलो न्यूटन मीटर। ओके, यहां पर जाके अपना टी बीम फिनिश। अपन ने पूरी बीम देख ली, सिंगली भी देख ली, डबली भी देख ली, फ्लैंज्ड बीम भी देख ली। आगे अपन नेक्स्ट और पोर्शन को कवर करेंगे। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंटीग्रेट इट। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.